अभी तक हमने बात की थी कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें भाषा के जो विभिन्न कौशल हैं उनमें दक्ष बनना है। जैसे भाषा को समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना इत्यादि। तो इस दृष्टि से वाचन को एक कौशल माना गया है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब हम समझते भी हैं, और कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हम बोल कर भी पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में वाचन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम बात करें वाचन की, तो वाचन से ना केवल हमें ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु यह मनोरंजन का भी एक साधन बन जाता है। अगर हम बात करें स्कूल में भाषा, तो हम बात करेंगे कि वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित जो ज्ञान है उसको पढ़कर उससे परिचित हो सकता है। या हम यूँ कहें कि किसी भी कवि या लेखक ने जो कुछ भी लिखा है तो उनके विचारों और उन विचारों में निहित भावों के साथ हमें तालमेल बैठाते हुए उस युक्ति का उपयोग करना है, और वो युक्ति ही वाचन है। अब वाचन दो तरह के होते हैं, सहस्वर वाचन हो गया और मौन वाचन हो गया। सहस्वर वाचन वो होगा जिसमें हम बोलकर वाचन करेंगे, और मौन वाचन वो होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम मुंह से बोल नहीं रहे। तो इस तरह से सहस्वर वाचन का अर्थ अगर हम जाने तो स्वरों का उच्चारण करते हुए पढ़ना। यहाँ स्वरों का मतलब स्वर नहीं है, यहाँ स्वर व्यंजन यानी जो भी शब्द हैं, जो भी लिखा हुआ लेख है, वो उसके उच्चारण की बात की हुई है। तो जो उच्चारण करते हुए पढ़ना है वही सहस्वर वाचन है। यह वाचन की पहली अवस्था है जिसमें जो छात्र है वो लिपिबद्ध शब्दों को देखकर उनकी पहचान करते हैं और उनकी पहचान के पश्चात उनका अर्थ भी समझते हैं। उसके पश्चात उच्चारण का अभ्यास भी करते हैं, गति भी देते हैं, विराम भी देते हैं, स्वर के आरोह अवरोह को भी जानने लगते हैं। स्वर के आरोह अवरोह से मतलब है कि कुछ शब्दों को हम बहुत धीमा पढ़ते हैं और कुछ को हम तेज पढ़ते हैं, तो वो जो आरोह अवरोह का क्रम है उससे भी हम भली भांति परिचित हो जाते हैं। इस प्रकार सहस्वर वाचन की प्रक्रिया 4 बिंदुओं से गुजरती है। तो वो एक तो हो गया लिपिबद्ध अक्षरों को देखना, हम उसको देखते हैं, फिर हम देखकर पहचानते हैं, पहचान कर फिर हम शब्दों को समझते हैं और समझकर हम उसका उच्चारण करते हैं। हमने देखा भी है कि जब छोटा बच्चा पढ़ना सीखता है और वो स्वर का वाचन करता है तब वो बड़ी मुश्किल से करता है, क्योंकि उसकी जो क्षमता है अक्षरों को देखने की, पहचानने की, शब्दों को समझने की, वो बहुत धीमी है, क्योंकि वो उनको भली भांति नहीं जानता है और फिर वो उच्चारण करता है। जबकि जब हम किसी भी भाषा का लिखना पढ़ना जान जाते हैं उसके बाद हम वाचन करते हैं तो हम अपेक्षाकृत अधिक गति से उसका वाचन कर पाते हैं। अब बात आती है कि सहस्वर वाचन में भी कई तरह के वाचन हैं। एक तो हो गया व्यक्तिगत वाचन। जब एक ही व्यक्ति किसी भी लिखित भाग का वाचन करता है तो वह व्यक्तिगत वाचन हो गया। यह अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के द्वारा किया जाता है। अध्यापक शुरू में करता है, बाद में वो विद्यार्थियों से करवाता है। तो शिक्षक द्वारा किया गया वाचन सहस्वर कहलाता है और विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला वाचन उसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी अध्यापक की नकल करते हुए, उसको समझते हुए, उसका अनुकरण करते हुए वाचन करते हैं। उसके बाद दूसरा वाचन जो आता है वो समवेत वाचन हो गया। जब एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक साथ ही एक स्वर में वाचन किया जाता है तो वह समवेत सस्वर वाचन कहलाता है। जैसे हम हमारे मंत्रों को या हम प्रार्थना स्कूल में करते हैं, वो जब बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ करते हैं
बहुत सारे व्यक्ति मंत्रों को एक साथ वाचन करते हैं, या हम नारा लगाते हैं, या हम भारत माता की जय बोलते हैं तो एक साथ बोलते हैं। तो इस तरह के जो वाचन हैं वो समवेत वाचन होते हैं। तो सहस्वर वाचन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अक्षर को शुद्ध और स्पष्ट रूप से उचित स्वराघात और बलाघात के साथ पढ़ना है। शब्द का उच्चारण स्पष्ट करना है। मुंह के भीतर के उपयुक्त स्थान से वर्णों का उच्चारण ठीक से करना है। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्द से पृथक करते हुए बोलना है। वाणी में मधुरता होनी चाहिए। सहस्वर वाचन में मध्यम गति होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु के भाव के अनुसार ही उचित हाव भाव होने चाहिए। जहाँ खुशी का है वहाँ खुशी का भाव भाव होना चाहिए। जहाँ कुछ सीरियस है यानी कुछ हाव भाव हमें दुख का कोई उसमें आ जाता है कॉलम, तो हमें वो भाव होना चाहिए। उसके बाद पुस्तक को बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए और पुस्तक के मध्य में अंगूठा रखना चाहिए ताकि शब्दों के ऊपर हमारी उंगलियां या अंगूठा ना रहें और शब्द ना छूटें। तो इस तरह से ये सहस्वर वाचन की कुछ विशेषताएं हैं। यही विशेषताएं ही सावधानियां हैं कि हमें किस तरह से सहस्वर वाचन करना चाहिए। सहस्वर वाचन पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन कौन से होंगे? शारीरिक कारण होंगे, मानसिक कारण होंगे, भावात्मक कारण होंगे और वाचन के अवसर होंगे। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब हमने देखा था कि कुछ बच्चों को बोलने का मौका मिलता था और जिन बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिलता था वो थोड़े रुआंसे हो जाते थे, और जिनको मौका मिलता था वो भी कई बार उनको बहुत मतलब उनके भाव, उनके संवेग कुछ डरे हुए होते थे तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। कुछ मानसिक रूप से बहुत चिंतित होते थे तो उनको खड़ा करने के बाद भी वो बोल नहीं पाते थे, और कुछ के शारीरिक कारण होते थे कि बोलने में दिक्कत है या पढ़ने में दिक्कत है या वो समझ नहीं पा रहे हैं स्वरों को। तो इस तरह से शारीरिक कारण, मानसिक कारण, भावात्मक कारण और वाचन के अवसर, ये सब प्रभाव डालते हैं वाचन के ऊपर। जब हम बात करते हैं शारीरिक कारण की तो उसमें सबसे पहले दृष्टि दोष आता है। जब बालक को दिखाई नहीं देता है ठीक से, या फिर सुनाई ठीक से नहीं देता है, या वो तुतला कर बोलता है, या वो हकला कर बोलता है, या वो बोलते हुए जल्दी ही थक जाता है, तो ये शारीरिक कारण हुए। अब मानसिक कारण कौन से हुए? मानसिक विकास में कमी है, शब्दों को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, मात्राओं को नहीं समझ पा रहा है, बुद्धिमंद है, वो समझ रहा भी है तो वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा है। भावात्मक कारण की बात करें तो उसके मन के भाव कैसे हैं, उसमें कहीं गुस्सा तो नहीं है, डर तो नहीं है, निराशा तो नहीं है, झिझक तो नहीं है। इस तरह से वाचन के शिक्षण की जो विधियां हैं वो भी बहुत मायने रखती हैं। तो अगर हम विधियों की बात करें तो अक्षर बोध प्रणाली और शब्द शिक्षण प्रणाली, ये दो वाचन शिक्षण की प्रणाली हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। और उसके बाद वाक्य शिक्षण विधि, कहानी विधि, अनुकरण विधि, देखो और कहो विधि, सामूहिक पठन विधि, ध्वनि साम्य विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, ये विधियां भी सस्वर वाचन की विधियां हैं। तो अगर हम बात करें अक्षर बोध प्रणाली की तो इसमें सर्वप्रथम बालकों को सभी अक्षरों का बोध कराया जाता है। इसके पश्चात बालक को स्वर और व्यंजन का मिलान करना सिखाया जाता है, और फिर उसके बाद शब्दों को जोड़कर वाक्य की रचना करना सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पहले वर्ण का क्रम लेना है, उसके बाद शब्द का और उसके बाद वाक्य का। तो इस तरह से अक्षर बोध प्रणाली रहती है। शब्द शिक्षण प्रणाली की अगर हम बात करें तो इस विधि में बालक को पहले सरल शब्द समझाए जाते हैं। सरल शब्द समझने के बाद कठिन शब्दों की ओर उसको अग्रसर किया जाता है। हमने देखा भी है
कि छोटी कक्षा में बच्चों को पहले आसान आसान शब्द बताए जाते हैं और सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का उसमें पालन किया जाता है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक विधि है और रुचिपूर्ण शिक्षण है। क्योंकि शुरू में ही अगर कठिन बताए जाएंगे तो बालक का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी। तो कुशल अध्यापक की आवश्यकता वाचन में बहुत पड़ती है। अगर अध्यापक कुशल नहीं है तो वो बालकों में सस्वर वाचन को ठीक से नहीं करवा पाएगा, वो जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो नहीं दे पाएगा, और सभी शब्दों का सरलता पूर्वक शिक्षण संभव भी नहीं है, क्योंकि कुछ कठिन शब्द रहते ही रहते हैं जो कि कक्षा में सभी बच्चों के समझ में एकदम से नहीं आ पाते हैं। उसके बाद अगर हम वाक्य शिक्षण विधि की बात करें तो इस विधि में वाक्य को पढ़ाया जाता है और बालक को पूर्ण वाक्य को देखता है और उसके बाद वो शब्दों को देखता है और उसके बाद वो अपने जो दशा है या जितना उसने समझा है उसके अनुसार वो बोलता है। अगर हम बात करें कहानी विधि की तो बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, चित्रों के नीचे कहानी से संबंधित वाक्य भी लिखे जाते हैं जिन्हें जोड़कर पूरी कहानी बनती है। इस प्रकार बाल रुचि को ध्यान में रखने के कारण यह विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है और यह वाक्य शिक्षण विधि का ही विकसित रूप है। अनुकरण विधि में पहले शिक्षक एक एक शब्द को बोलता है और उसके बाद बालक उसका अनुकरण करता है और ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण और अभ्यास हेतु यह विधि बहुत ही उपयोगी है। अगर हम बात करें देखो और कहो विधि की तो इस विधि में पहले शब्द शिक्षण कराया जाता है। उसके अंतर्गत कुछ परिचित वस्तुओं के चित्र बालक के समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, उस पर उनके नाम भी लिखे होते हैं। शब्दों को जानने के बाद एक एक वर्ण का ज्ञान बालक को कराया जाता है और उसके बाद उसको बोलने के लिए कहा जाता है। तो ये देखो और कहो विधि बहुत लंबी विधि हो जाती है, तो ये ज़्यादा सही नहीं मानी जाती। अगर हम बात करें तो हमने जो पहले दो विधियों की चर्चा की है, अक्षर बोध प्रणाली और शब्द शिक्षण विधि, ये दो विधियाँ और तीसरी जो वाक्य शिक्षण विधि है अक्सर हिंदी शिक्षण में, ये तीन विधियों का उपयोग करना ही सही रहता है कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए भी और अध्यापक के लिए भी। ये विधियाँ अधिक आसान और उपयोगी हैं जो कम समय में वाचन को करवाने में सक्षम है। अब हम बात करेंगे मौन वाचन के। मौन का अर्थ है बिना बोले हुए, बिना ध्वनि किए हुए। अतः मौन वाचन से अभिप्राय ऐसे वाचन से है जिसमें जो पठितांश है उसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है जिसमें किसी प्रकार की आवाज़ या ध्वनि से यह पता ही नहीं लगे कि क्या पढ़ा जा रहा है। मौन वाचन में जो कुछ पढ़ा जा रहा है वह केवल और केवल पढ़ने वाले को ही पता होगा और इसमें अध्यापक का कोई भी रोल नहीं है, अध्यापक का कोई कार्य इसमें नहीं है। अध्यापक के लिए ये विधि यूँ उपयोगी है कि विद्यार्थियों को वो मौन वाचन करने के लिए सर्वप्रथम बोलता है और फिर जब विद्यार्थी एक बार मौन वाचन कर लेते हैं, शब्दों को समझ लेते हैं, तो उसके बाद उनको सहस्वर वाचन करने में अधिक कठिनाई नहीं होती। तो मौन वाचन के उद्देश्य जो हैं वो हैं कम समय में अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करना, विद्यार्थियों को किसी बात को समझने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को अवकाश के समय के उपयोग के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को विषय वस्तु की गहन जानकारी के लिए प्रेरित करना। तो ये मौन वाचन के उद्देश्य हैं। और अगर हम मौन वाचन की विशेषताओं की बात करें तो एकाग्रचित होकर पढ़ने की आदत पड़ती है और यह जो आदत है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो हमारा समझ का जो स्तर है उसको बढ़ाती है। बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण करना, मौन वाचन का उद्देश्य विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करना, उसमें निपुण बनाना है। तो इस दृष्टि से मौन वाचन के द्वारा बिना होठ हिलाए और बिना थकान के अधिक अर्थ ग्रहण होता है। सस्वर वाचन की अपेक्षा अधिक गति मौन वाचन की रहती है और
एक निश्चित अवधि में मौन वाचन के द्वारा सस्वर वाचन की अपेक्षा दुगने अक्षरों को पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को कम थकान होती है, संक्षेपीकरण की आदत भी पड़ती है। बालक जो है वो सार को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है, कुशल बन जाता है। स्वाध्याय की उसको जो है प्रेरणा मिलती है, अपने आप पढ़ने की आदत उसमें विकसित होती है, जिससे कि उसका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाता है। अब हम बात करें मौन वाचन के भेद कौन कौन से हैं, तो मौन वाचन भी दो तरह का होता है। एक तो गंभीर वाचन और एक हो गया द्रुत वाचन। गंभीर वाचन में गहन वाचन भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें भाषा सामग्री का अध्ययन गहनता के साथ किया जाता है, जिससे बालक की चिंतन, मनन और कल्पना शक्ति के साथ साथ अर्थ ग्रहण करने की शक्ति भी विकसित होती है। अगर हम बात करें द्रुत वाचन की, तो भाषा सामग्री को मौन होकर तीव्र गति से पढ़ने को द्रुत वाचन कहा जाता है। इसमें पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़कर केंद्रीय भाव ग्रहण करने का प्रयास किया जाता है। तो द्रुत वाचन जो है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी रहता है और छोटी कक्षाओं के लिए हमेशा गंभीर वाचन का ही प्रयोग करना चाहिए एक अध्यापक को। अब वाचन संबंधी बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, कैसे हम उनका जो है निदान करें, तो सबसे पहले जो वाचन संबंधी दिक्कत आती है वो ये आती है कि कक्षा शिक्षण के दौरान किस छात्र का उच्चारण अशुद्ध है, ये अध्यापक को पता लगाना है और इस पता लगाने के लिए ही वो अधिक से अधिक छात्रों को सस्वर वाचन करने का मौका देता है। आपने देखा भी होगा कि जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो अध्यापक थोड़ी 5 मिनट एक बच्चे से बुलवा कर फिर उसको बैठा देता था और फिर दूसरे को मौका देता था। इसका कारण यही था कि अध्यापक जान जाए कि कौन विद्यार्थी है वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है और शुद्ध उच्चारण में सक्षम नहीं है, और अगर वो सक्षम नहीं है तो फिर उसको सुधारा जाए, उसमें सुधार के लिए उसको प्रेरित किया जाए। तो ऐसे छात्रों का नाम जान लेने के बाद उन कारणों का भी पता लगाना है कि वो अशुद्धियाँ क्यों कर रहा है, फिर उनका समाधान भी करना है। तो इस तरह से जो कक्षा में अशुद्ध वाचन की समस्या आने पर जो है वाचन अशुद्ध होगा तो उनका समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और जैसे कई बार बच्चे महेंद्र को महेंद्र व सकल को शकल पढ़ते हैं, यानी स और श में जो है भेद नहीं कर पाते हैं और कई बार बालक रुक कर पढ़ते हैं, तो इस यहाँ फिर अध्यापक का दायित्व बन जाता है कि वो उन अशुद्धियों की तरफ बालक का ध्यान डाले और अध्यापक का यह कर्तव्य भी बन जाता है कि वो उनको उन अशुद्धियों को शुद्ध रूप में लाने का हर संभव प्रयास करे, चाहे उनको लिखने का काम अधिक दे, चाहे उनको बार बार बोलने का काम अधिक दे। तो इस तरह से जो समस्या के कारण भी होते हैं तो वो कई बार क्षेत्रीय प्रभाव हो जाता है, कई बार शारीरिक दोष के कारण बच्चा हकलाता तुतलाता है। दृष्टि दोष है तो उसमें तो अध्यापक कुछ कर नहीं पाता, उसमें तो अगर डॉक्टरी सहायता से अगर बालक ठीक हो सकता है तो अध्यापक माता पिता को गाइडेंस दे सकता है कि आप ऐसा इसका निदान करा सकते हो। कई बार मानसिक कारण होते हैं, तनाव, चिंता, डर इत्यादि, इनको अध्यापक बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकता है। कई बार निर्देशन का अभाव होता है, बालक को पता ही नहीं होता है कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। कई बार कुछ अन्य कारण भी होते हैं, क्योंकि जितने बालक हैं उतने ही कारण हैं। तो समस्या का वास्तविक कारण का पता लगाना है और पता लगाकर उस विद्यार्थी का रिकॉर्ड देखना है, उसकी समझ कितनी है, उसका आईक्यू कितना है, उसकी पारिवारिक जो हिस्ट्री है वो क्या है, उसके माता पिता क्या मदद कर सकते हैं उसको ठीक करने में। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बालक जो है वो तनाव, डर में है, तो एक अध्यापक का यहाँ दायित्व बन जाता है कि वो उस तनाव को, उस डर को दूर करे। कई बार अध्यापक
जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी देता है, धनात्मक पुनर्बलन जिसको हम बोलते हैं वो देता है बच्चों को। शाबाश, डरो मत, कोई बात नहीं, तुम गलत बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ कक्षा ही तो है, कोई और नहीं सुन रहा है। तो इस तरह की बातें कह के बालक को मनाया जाता है कि बालक उसको अच्छे तरीके से पढ़े। तो इस तरह से वाचन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को दूर करना भी एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है। और इन सब को दूर करने की क्षमता जब एक अध्यापक में विकसित होती है तभी वह कुशल शिक्षक बन सकता है, क्योंकि ये काम कराना भी जो है अध्यापक का ही कर्तव्य बनता है। जितना हो सकता है उतना उसको कोशिश करनी चाहिए। इसमें कई बार जो बालक अच्छे से पढ़ पाते हैं, जिन बालकों में कोई कमी नहीं है, वो भी उन कमज़ोर विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं, वो भी उनको सहायता करके उनको सही से उच्चारण करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो ये बातें आज हमने इस वीडियो में जो चर्चा की वो वाचन की। इसमें हमने जाना सस्वर वाचन क्या है, उसके भेद क्या हैं, प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं, मौन वाचन क्या है, मौन वाचन की विधियाँ क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, वो कारण कौन से हैं, भेद कौन से हैं, समस्याएं कौन सी हैं, और कुछ हो सकने वाले निदानों की हमने चर्चा की। तो इसके अगले भाग में हम गद्य शिक्षण की बात करेंगे और गद्य शिक्षण कैसे एक अध्यापक कक्षा कक्ष में करवाए, हम इस बात की चर्चा करेंगे।